1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस समय बंगाल दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिम बंगाल भारत और पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बना। बंटवारे के समय धर्म के आधार पर लोग इधर उधर गए। ज्यादातर हिंदू पश्चिम बंगाल आए और मुस्लिम पूर्वी बंगाल गए, लेकिन कई हिंदू, खासकर गरीब और दलित समुदाय जैसे नमशूद्र, पूर्वी बंगाल में ही रह गए। ये लोग सोचते थे कि उनकी जमीन, घर और जड़ें वही हैं और शायद हालात धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसीलिए वे लोग आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी बंगाल में ही रुक गए। इनमें से ज्यादातर लोग वहां खेती, मछली पकड़ने या छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद पूर्वी बंगाल के मुस्लिम लोग वहां रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। खासकर दलितों के साथ भेदभाव शुरू हुआ। मुस्लिम बहुल सरकार और समाज में हिंदुओं को दोयम दर्जे का माना गया। उनकी जमीनें छीनी गईं, मंदिर तोड़े गए और औरतों पर हमले हुए। 1949 से 50 में ढाका और खुलना में दंगे हुए, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। डर के मारे कई हिंदू परिवार भारत भागने लगे, लेकिन जो गरीब थे उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी 1950 तक लाखों हिंदू पश्चिम बंगाल आ गए। दंगों के बाद भी डर और असुरक्षा का माहौल लंबे समय तक बना रहा। ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं को अक्सर रात में अपने गांव छोड़कर सुरक्षित जगह सोना पड़ता था, ताकि मुस्लिम लोग अचानक उन पर आत्मघाती हमला न कर दें। जिन इलाकों में हिंदू आबादी पहले 25 से 30% थी, वो अब घटकर 15 से 20% रह गई थी। पलायन के बाद छोड़ी गई हिंदू लोगों की जमीन और मकानों पर अक्सर स्थानीय मुस्लिम लोग कब्जा कर लेते थे। सुरक्षित इलाकों में जो हिंदू बचे थे, उन्होंने व्यापार, पढ़ाई या सरकारी नौकरी के जरिए खुद को संभालने की कोशिश की। ढाका, चिटगांव जैसे शहरी केंद्रों में कुछ मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार शिक्षा और व्यवसाय से आगे बढ़े, लेकिन गांवों में रहने वाले छोटे किसान और मछुआरे लगातार दबाव में रहे। कई जगह मंदिर टूटने या कब्जा होने से पूजा पाठ सीमित हो गया। बड़े त्योहार, दुर्गा पूजा, काली पूजा शहरी क्षेत्रों में तो होते रहे, पर गांवों में लोग डर के कारण छोटे स्तर पर या छुपकर आयोजन करते थे। 1971 में बांग्लादेश की आजादी का युद्ध हुआ। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी, हिंदू और मुस्लिम दोनों, ने मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत की। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल पर भयानक अत्याचार किए, गोलियां चलाई, गांव जलाए और लाखों लोगों को मारा। हिंदू, खासकर दलित नमशूद्र, फिर से निशाने पर थे। एक अनुमान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दस्तावेज के मुताबिक युद्ध में 20 से 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें हिंदू सबसे ज्यादा प्रभावित थे। औरतों के साथ बलात्कार, घर जलाना और हत्याएं आम थीं। इस युद्ध ने हिंदुओं का बांग्लादेश में रहना और मुश्किल कर दिया। करीब 1 करोड़ लोग, ज्यादातर हिंदू, भारत भाग आए। इनमें से ज्यादातर लोगों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरण ली। ये लोग गरीब थे, ज्यादातर नमशूद्र या दूसरी दलित जातियों के। भारत सरकार ने इन्हें शरणार्थी शिविरों में रखा, लेकिन हालात बहुत खराब थे। खाना कम, बीमारी ज्यादा और कोई भविष्य नहीं दिखता था। भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाने के बजाय दूर दराज के इलाकों में भेजने का फैसला किया। इसका कारण ये था, बंगाल में पहले से आबादी ज्यादा थी और सरकार को लगा कि इतने लोग वहां नहीं बस सकते। लाखों शरणार्थियों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के डांडाकारण्य जंगल में भेजा गया। ये जंगल बंजर था, वहां खेती मुश्किल, पानी गंदा और बाघों का खतरा था। न स्कूल, न अस्पताल, न नौकरी। ये सभी शरणार्थी बंगाली थे, इसलिए वहां की स्थानीय भाषा जैसे उड़िया और संस्कृति उनके लिए नई थी। शरणार्थी वहां दुखी थे। उनकी बंगाली भाषा, मछली भात का खाना और संस्कृति बंगाल से जुड़ी थी। डांडाकारण्य में वे अजनबी थे। कई साल तक भूख, बीमारी और बेरोजगारी से जूझे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे
जवान नौकरी नहीं पाते थे, इसलिए फिर धीरे धीरे शरणार्थियों ने विरोध शुरू किया। कहा कि वे बंगाल वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मना कर दिया। सन 1977 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन पार्टी की सरकार बनी। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। लेफ्ट पार्टी ने चुनाव में शरणार्थियों से वादा किया था कि अगर वे जीते तो शरणार्थियों को बंगाल में बसने देंगे, जिसके बाद शरणार्थियों को लगा कि अब उनकी तकलीफ खत्म होगी। एक ग्रुप ने ज्योति बसु से मिलकर सुंदरबन के मारिच जाम्पी द्वीप में बसने की बात की। ये द्वीप सुनसान था, सिर्फ झाड़ियां थीं। बसु ने मौखिक तौर पर उन्हें वहां रहने की हामी भर दी। इस वादे से उत्साहित होकर हजारों शरणार्थी डांडाकारण्य छोड़कर बंगाल की ओर चल पड़े। कई ने अपनी छोटी मोटी संपत्ति जैसे बर्तन, गहने बेच दी। करीब 1500 किलोमीटर का सफर पैदल या ट्रेन से तय किया। लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया, कहा कि बंगाल में जगह नहीं है। फिर भी कुछ लोग चुपके से बंगाल पहुंच गए। अप्रैल 1978 में 10,000 से 15,000 शरणार्थी नावों से मारिच झांपी द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने इसे नेताजी नगर नाम दिया। ये लोग मेहनती थे। उन्होंने जंगल साफ किया, मिट्टी के बांध बनाए, झोपड़ियां बनाईं और खेती शुरू की। मछली पकड़ने, बीड़ी बनाने, बेकरी चलाने और छोटे मोटे काम शुरू किए। और फिर बाद में बच्चों के लिए स्कूल बनाए, छोटा सा क्लिनिक खोला। पास के द्वीपों जैसे कुमिरमारी, वहां से पानी लाते क्योंकि यहां का पानी नमकीन था। ब्रेड, केक और मछली बेचकर व्यवसाय से पैसे कमाने लगे। जून 1978 तक वहां 30,000 से 40,000 लोग बस गए थे। ये लोग आत्मनिर्भर होने लगे थे। लेकिन तभी वहां की सरकार को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इतने हिंदू लोग बंगाल में बस गए तो उनकी वोट की राजनीति पर असर पड़ेगा। बंगाल सरकार को डर था कि हिंदू शरणार्थी कांग्रेस को वोट देंगे। साथ ही बंगाल में मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा को खुश रखना था। लेकिन ये शरणार्थी लोग आसानी से सत्ता पलटने का दम रखते थे, इसलिए बंगाल सरकार ने इन्हें अवैध बता दिया। कहा कि ये सुंदरबन के जंगल और बाघों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बहाना था, क्योंकि शरणार्थी ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे थे। दिसंबर 1978 में सरकार ने सख्ती शुरू की। पुलिस और CPIL के कार्यकर्ता कैडर द्वीप पर आए और शरणार्थियों को चेतावनी दी, द्वीप खाली करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये देखते हुए शरणार्थी डट गए। उन्होंने लाठियों और पत्थरों से हमला करके पुलिस को भगा दिया। ये देखकर सरकार और सख्त हो गई, जिसके बाद सरकार ने द्वीप की आर्थिक नाकाबंदी शुरू कर दी। नावों को रोक दिया ताकि खाना, दवा और पानी न पहुंचे। बच्चे और बुजुर्ग भूख प्यास से मरने लगे। शरणार्थी संगठित हुए और कलकत्ता हाई कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट ने नाकाबंदी हटाने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने नहीं माना। 24 जनवरी 1979 को पश्चिम बंगाल की सरकार ने मारिच जाम्पी को पूरी तरह घेर लिया। पुलिस ने धारा 144 लागू की, जिससे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। 30 पुलिस नावों ने द्वीप को चारों तरफ से घेर लिया। कोई बाहर नहीं जा सकता था, जिसके बाद वहां के लोग भूख और बीमारी से लोग मरने लगे। जनवरी को पुलिस ने बद्दा हमला बोला। सुबह से गोलीबारी शुरू की। शरणार्थी धनुष बाण, लाठियों और पत्थरों से लड़े, लेकिन पुलिस और CPIM के कैडर ने बेरहमी दिखाई। झोपड़ियां जला दी, औरतों बच्चों पर हमले किए, औरतों के साथ बलात्कार हुआ, गर्भवती महिलाओं को लात मारी गई। कई लोगों को जिंदा मगरमच्छ से भरी नदी में कूदा दिया। जो लोग बाहर मरे थे उनके शवों को नदी में मगरमच्छ के हवाले कर दिया ताकि कोई सबूत न रहे। 31 जनवरी की रात सबसे खतरनाक थी। उस रात सैकड़ों हिंदू लोग मारे गए थे, कुछ गोलियों से, कुछ भूख प्यास से, कुछ नदी में डूबकर। बचे हुए लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती नावों में भरकर हसनाबाद और दूसरी जगहों पर भेज दिया। ये नाकाबंदी आगे भी जारी रही।
जिसके कारण बचे कूचे लोग बीमारी और भूख से मरने लगे। मई 1979 तक द्वीप पूरी तरह खाली करवा लिया गया। बचे लोग स्लम्स में धकेल दिए गए, जैसे बारासात या सियालदह। इस घटना के बाद बंगाल सरकार ने कहा कि मारे चांपी में सिर्फ 1 से 2 दर्जन लोग मरे हैं, लेकिन असल में हजारों हिंदू लोग मारे गए थे। बंगाल सरकार ने इस घटना को दबा दिया, अखबारों को चुप कराया गया। कुछ पत्रकारों जैसे सुखरंजन सेनगुप्ता ने सच लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धमकियां मिलीं। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चला, लेकिन सरकार ने कोई सजा नहीं भुगती। मारे जाम्पी की कहानी भुला दी गई। आज मारे जाम्पी एक भूतिया द्वीप है। पास के कुमिरमारी में एक छोटा सा स्मारक है,